हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3 यानी मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। हमने मैट्रिक्स की सामान्य जानकारी और उससे संबंधित एक्सरसाइज 3.1 हल कर ली थी। आज हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्सों पर संक्रियाएँ यानी ऑपरेशंस और मैट्रिक्स। मैट्रिक्सों पर संक्रियाएँ क्या होती हैं? देखो, कई बच्चे तो यही पूछते हैं संक्रियाएँ होती क्या हैं। वैसे संक्रियाएँ जैसे हम सामान्य जो संख्याएँ होती हैं, चाहे फिर वो प्राकृत संख्या हो, पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, या फिर ऐसे में संख्याओं के रूप में ऐसी कोई कंडीशंस हैं, वहाँ पर उनका जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये संक्रियाएँ कहलाती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे कि संख्याओं में होता है संक्रियाओं का काम, वैसे ही यदि हम बात करें मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में क्या होगा? देखो, मैट्रिक्स में भी 4 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मैट्रिक्सों का योग होता है, मैट्रिक्सों का अंतर होता है, एक मैट्रिक्स का अदिश राशि से गुणा होता है, अदिश राशि यानी कोई भी वास्तविक संख्या, तथा चौथा भाग है मैट्रिक्सों का गुणन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम 3 संक्रियाओं के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, चौथी को एक साथ पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल फर्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्सों का योग यानी अवयवों का योग। इसे शुरू करें हम, उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको यहाँ की स्टडी मटेरियल पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बेल आइकन दिया गया है, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सुनिए, नेक्स्ट शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, अवयवों का योग, 2 मैट्रिक्स हैं, वो योग के लिए अनुकूलनीय होती हैं। कोई भी 2 मैट्रिक्स हम लेते हैं, वो योग के लिए प्रिपेयर होते हैं, अनुकूलनीय होती हैं, यदि दोनों मैट्रिक्स की कोटि समान हो। कोटि के बारे में पढ़ा है आपने, यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या का ये क्रम इस प्रकार से लिखा जाए तो उसकी कोटि कहलाती है। यानी एक मैट्रिक्स में कितनी पंक्ति हैं, कितने स्तंभ हैं, उनकी जानकारी लिख दी जाए। पर शुरुआत में हमेशा पंक्ति लिखी जाती है और उसके बाद में स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। तो जब दोनों मैट्रिक्स समान कोटि की हों, कैसी हों? समान कोटि की हों, तो इनका जो योग है वो दी गई जो मैट्रिक्स हैं उनके संगत अवयवों के योग के रूप में प्राप्त होता है। और इस प्रकार से योग करने पर जो मैट्रिक्स बनती है वही मैट्रिक्स उनके योग को प्रदर्शित करती है। प्राप्त होने वाली जो मैट्रिक्स होती है वो उसी क्रम की होती है जिस क्रम की दी गई मैट्रिक्स होती हैं। तो समान क्रम वाली एक मैट्रिक्स प्राप्त होती है, तो 2 या 2 से अधिक मैट्रिक्सों का योग भी एक मैट्रिक्स होती है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमारे पास A है, जिसको कि मैं Aij के रूप में इस प्रकार से लिख सकता हूँ और उसका ऑर्डर है m/n। वह एक अन्य मैट्रिक्स B, वो आपके पास Bij के रूप में और इसका भी क्रम आपके पास m/n है। तब A प्लस B, A और B दोनों मैट्रिक्सों का जो योग होगा वो आपके पास Aij प्लस में Bij, जहाँ पर I और J क्या हैं? कोई भी प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम एज ए एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो जैसे कोई एक मैट्रिक्स A जो 2/3 क्रम की है, 2 0 3 1 -1 और 0, ये हो गई एक 2/3 क्रम की। और एक अन्य मैट्रिक्स B मान लीजिए आपके पास, वो है 5 3 -1 2 1 और 3, ये भी कितने की है? 2/3 क्रम की। तो दोनों की कोटियाँ समान है तो दोनों मैट्रिक्स जुड़ जाएंगी, यानी ये योग के लिए अनुकूलनीय होंगी। अब योग कैसे होगा? तो हमने बताया संगत अवयव जुड़ जाएंगे। मैट्रिक्स का पहला अवयव पहली पंक्ति पहले स्तंभ का, और यहाँ से भी पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव जुड़ेगा, यानी 2 + 5 हो जाएंगे। फिर पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, तो यहाँ से भी पहली पंक्ति का संगत दूसरा अवयव होगा, वो जुड़ जाएंगे। फिर ऐसे ही यहाँ 3 है तो यह -1 है, तो 3 और -1 जुड़ जाएंगे। फिर आ जाइए दूसरी पंक्ति में, तो दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, यहाँ भी दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ,
तो ये हो जाएगा 1 + 2। ऐसे ही फिर -1 + 1 और 0 प्लस में 3। समझ गए होंगे बात किस प्रकार से आपको इनको जोड़ना है। तो a + b है वो आपके पास किस फॉर्म में आ जाएगी, 7 3 2 3 0 और 3। ये हमारे पास a + b है। ध्यान से देखेंगे तो ये अपने आप में एक मैट्रिक्स है जिसका क्रम वही है जो a और b का था, यानी 2/3 क्रम की ये मैट्रिक्स है। तो आप इसको कोई अन्य नाम भी लिख सकते हो कि C। तो ध्यान रखना, दो मैट्रिक्सों का योग सदैव एक मैट्रिक्स योगी और उसी क्रम की होगी। ठीक, अब बात करते हैं मैट्रिक्स योग संक्रिया के गुणधर्मों की, यानी मैट्रिक्स योग संक्रिया के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनके क्या क्या गुणधर्म हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, उनमें से सबसे पहला है हमारे पास क्रम विनिमय नियम। क्या होता है उस पर भी ध्यान दे लीजिए। क्रम विनिमय नियम होता क्या है, यानी आपके पास कोई दो मैट्रिक्स हैं और दोनों मैट्रिक्स हैं वो योग के लिए अनुकूलनीय है। उस कंडीशन में आप ए को बी मैट्रिक्स के साथ जोड़िए या बी मैट्रिक्स के साथ में ए को जोड़िए, एक ही बात होगी। ए के साथ बी जोड़ी जाए या बी के साथ ए जोड़ी जाए, यानी इनके क्रम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक इम्पोर्टेंट रूल है, आपको याद रहना चाहिए कि क्रम विनिमय नियम क्या होता है। ठीक है, मैट्रिक्स की योग संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। यानी यदि एक मैट्रिक्स ए को मैं AIJ की फॉर्म में लिखूं और एक अन्य दूसरी मैट्रिक्स बी को मैं BIJ की फॉर्म में लिखूं और दोनों का ऑर्डर समान है तो दोनों योग के लिए अनुकूलनीय होंगी। तो मैं A + B को किस प्रकार से डिफाइन करूंगा, AIJ और प्लस में BIJ। और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमने कहा इनके संगत अवयव जुड़ जाते हैं, तो AIJ और प्लस में BIJ और ऑर्डर वहीं रहेगा। हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि BIJ, इसमें AIJ को जोड़ देंगे। देखो हमने बताया था अवयव, AIJ BIJ क्या है, एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट्स हैं वो आपके पास कहाँ से होते हैं, वास्तविक संख्याओं में से होते हैं। तो वास्तविक संख्याओं भी योग में क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, B + A हो जाएगा। ठीक है, यानी B में A जोड़ा गया तो B + A। इट मीन्स A + B है वो B + A के साथ में बराबर है। अर्थात मैट्रिक्सों में योग संक्रिया है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। यानी कोई दो मैट्रिक्स हैं वो योग के लिए अनुकूलनीय है, तो अनुकूलनीय लिखा हुआ है यहाँ पे, तो क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। ध्यान रखेंगे कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। दूसरा नियम है हमारे पास साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में क्या होता है, यदि कोई तीन मैट्रिक्स है जो समान क्रम की हैं, यानी उनका योग किया जा सकता है। मैंने लिखा एक AIJ, दूसरा BIJ और तीसरी CIJ, और सभी का क्रम है वो m/n है, समान कोटि के हैं। तब एक मैट्रिक्स A में मैट्रिक्स B को जोड़ दिया जाए और उसके बाद उसमें मैट्रिक्स C भी ऐड कर दी जाए। तो ये मान पहले मैट्रिक्स B में C को जोड़ लिया जाए और उसके लेफ्ट साइड में A को जोड़ दिया जाए, तो ये आपके पास समान होंगे। ठीक है, हालांकि हमने ये भी पढ़ा है कि मैट्रिक्सों में योग नियम क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो A इधर भी जुड़ जाएगा तो फर्क नहीं पड़ने वाला। पर इसी सीरियलिटी में मैंने यहाँ लिखा है, यानी आप ऐसा करेंगे तो दोनों भाग समान ही आएंगे। इट मीन्स यहाँ पर भी यानी योग संक्रिया है वो मैट्रिक्स में साहचर्य नियम का पालन करती है। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिखा है समान कोटि वाली कोई तीन मैट्रिक्स हैं ABC, तो वे योग संक्रिया के साहचर्य नियम का पालन करती हैं, यानी ये वैल्यूज आपके पास सदैव समान ही होगी। नेक्स्ट है योग के तत्समक का अस्तित्व, यानी योग जो संक्रिया है उसका तत्समक अवयव क्या होगा, इसकी बात करें। तत्समक अवयव होता क्या है, एक ऐसा अवयव होता है वो दी गई मैट्रिक्स में जोड़ने पर उस मैट्रिक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। इट मीन्स यदि कोई मैट्रिक्स A है, उस मैट्रिक्स A में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि आपको मैट्रिक्स A ही प्राप्त हो, या उल्टा कहें किसी मैट्रिक्स में मैट्रिक्स A को जोड़ा जाए तो हमें A ही मैट्रिक्स प्राप्त हो। ऐसी कोई मैट्रिक्स क्या हो सकती है, तो इतना हम जानते हैं A मैट्रिक्स में हम शून्य मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो हमारे पास A ही प्राप्त होगी। तो यहाँ पर शून्य मैट्रिक्स आएगी। इट मीन्स योग संक्रिया में तत्समक अवयव है वो क्या होता है, शून्य मैट्रिक्स होती है।
तो यहाँ लिखा हमने योग संक्रिया के लिए शून्य मैट्रिक्स क्या होती है, तत्समक आव्यूह यानी जीरो मैट्रिक्स होती है। ठीक है, योग संक्रिया के लिए शून्य मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, तत्समक मैट्रिक्स कहते हैं या तत्समक आव्यूह कहते हैं। अगला गुणधर्म है हमारे पास योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम का अस्तित्व, यानी योग संक्रिया में प्रतिलोम अवयव क्या होगा। ठीक है, तो प्रत्येक अवयव का एक प्रतिलोम अवयव होता है, तो यहाँ पर भी यदि है या नहीं है हम उसकी बात करते हैं, तो यानी एग्जिस्ट करता है कि नहीं उसके बारे में बात करें। होता क्या है, सबसे पहले ये समझना है, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स ए में ऐसा क्या जोड़ा जाए, ऐसा क्या जोड़ा जाए कि आपको सामने तत्समक मैट्रिक्स मिल जाए या कहें तो तत्समक आव्यूह मिल जाए। ठीक है, तो योग संक्रिया का तत्समक आव्यूह क्या होता है, शून्य होता है, यानी जीरो मैट्रिक्स होती है। तो अब ए में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि हमें जीरो मिले, या फिर ए को किस मैट्रिक्स के साथ जोड़ा जाए कि वो जीरो मिल जाए। अब बताइए, ए को हम माइनस ए के साथ में जोड़ देंगे, यानी मैट्रिक्स ए के ऋणात्मक मैट्रिक्स के साथ में जोड़ देंगे, ऋण आव्यूह के साथ, यानी मैट्रिक्स ए को माइनस से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया जाए ए के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो। तो यहाँ पर माइनस ए क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए के प्रतिलोम मैट्रिक्स हो जाएगी, यानी योग संक्रिया में प्रत्येक मैट्रिक्स का योज्य प्रतिलोम है वो उस मैट्रिक्स का ऋणात्मक आव्यूह होता है या ऋण मैट्रिक्स होती है। ठीक है, माइनस से गुणा करके उसे लिखें तो वो उसके लिए प्रतिलोम आव्यूह हो जाएगा, योग संक्रिया का प्रतिलोम आव्यूह हो जाएगा। तो ए के लिए प्रतिलोम आव्यूह माइनस ए। ऐसे हम बी की बात करेंगे तो बी के लिए योज्य प्रतिलोम है वो माइनस बी होगा, यानी आप माइनस बी में प्लस बी को ऐड करेंगे तो आपको शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होगी। ध्यान दे लेना, ये जीरो नहीं है, क्या है, शून्य मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर वही, क्रम वही होगा जो मैट्रिक्स बी का है या फिर मैट्रिक्स ए का है। तो वो संदर्भ मैट्रिक्स पे डिपेंड करेगा कि ओ का क्रम कैसा होगा। ओ का मतलब अकेला ओ नहीं है, ओ मतलब है वो आपके पास किसी क्रम के रूप में वो शून्य मैट्रिक्स है, और वो डिपेंड करेगा ए का ऑर्डर कैसा है। ए के ऑर्डर के अनुसार ही ओ का ऑर्डर लिया जाता है, शून्य मैट्रिक्स का ऑर्डर लिया जाता है। ठीक है, तो योग संक्रिया के लिए ए की ऋण मैट्रिक्स है वो योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स कहलाती है। आपके पास मैट्रिक्स बी होगी तो उसकी योज्य प्रतिलोम माइनस बी यानी ऋण मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक, चलिए हम संक्रियाओं का दूसरा प्रकार आ गया है, एक आव्यूह का एक अदिश राशि से गुणन। कोई एक आव्यूह आपको मिलता है, उस आव्यूह का अदिश राशि के साथ गुणन। फिर से कह रहा हूँ, अदिश राशि कोई भी वास्तविक संख्या को कहते हैं हम, तो यह कहें तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर, स्केलर यानी अदिश। क्या होता है, कोई एक मैट्रिक्स है, उसके सभी अवयवों को हम एक अदिश राशि यानी एक वास्तविक संख्या के से गुणा कर दें तो इसे मैट्रिक्स ए का अदिश राशि से गुणा कहते हैं। और इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, के के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये के अपने आप में एक मैट्रिक्स होती है और उसी क्रम की होती है। यहाँ पर प्रत्येक अवयव है वो दी गई मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स जो ए थी उस मैट्रिक्स ए के सभी अवयवों का के गुणा हो जाती है। ठीक है, यदि ए आपके पास कहीं पर है वो 2, 4, -1 और 1 है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयव को 2 से गुणा कर देते हैं तो मैट्रिक्स 2A बनेगी और क्या हो जाएगा, प्रत्येक अवयव 2 से गुणा हो जाएगा तो 4, 8, -2 और 2, ये कहलाती है अदिश गुणन। ठीक है, किसी दी गई मैट्रिक्स को एक अदिश राशि से गुणा कर दिया जाए तो गुणा किस प्रकार से होगा, प्रत्येक अवयव से हो जाएगा। जितने भी मैट्रिक्स में अवयव हैं उन सभी में उसका गुणा हो जाएगा, यानी प्रत्येक अवयव है उस अदिश राशि के गुणा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगी ये बात। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अदिश राशि के गुणन के गुणधर्मों की। एक अवयव के साथ अदिश राशि के गुणधर्म क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए, यदि ए और बी दो समान कोटि की दो मैट्रिक्स हैं और के और आई कोई दो अदिश राशियां हैं, तो के और एल है भैया, क्या है ये, एल अदिश राशियां हैं,
तो के ए प्लस बी इक्वल टू के प्लस के बी होता है। इट मीन्स के सीधा ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा के ए, फिर के बी से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा के बी। तो ध्यान रखें अदिश गुणन जब भी होगा तो प्रत्येक मैट्रिक्स के साथ गुणा में जाएगा और मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर एक दूसरा और है आपके पास गुणधर्म। यहाँ की बात करें तो यहाँ भी सीधी मैट्रिक्स ए है और के और एल इन दोनों अदिश राशियों से गुणा होगी तो हो जाएगा के ए और प्लस में एल ए, जो आपके पास सामने यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अदिश राशि के गुणधर्मों को भी, यानी अदिश राशि से प्रत्येक मैट्रिक्स के साथ में गुणा हो जाती है और किसी मैट्रिक्स के साथ में गुणा करेंगे तो आपके पास प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास अवयवों का अंतर, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्सेस, यानी दो अवयवों का अंतर क्या होता है। यदि दो मैट्रिक्स हैं वो समान क्रम की हैं, क्रम यानी कोटि की हो, तो उनके संगत अवयवों का जो अंतर है वो ज्ञात किया जाता है और उस अंतर को ही मैट्रिक्सों का अंतर कहते हैं। और प्राप्त होने वाली जो मैट्रिक्स है वो समान क्रम की ही होगी। जो क्रम दो मैट्रिक्स हैं उनका है वही क्रम प्राप्त होने वाली नई मैट्रिक्स का होगा। मान लीजिए ए आपके पास ए आई जे की फॉर्म में है और उसके लिए आपके पास कोटि m/n है। ऐसे ही एक अन्य मैट्रिक्स बी जिसके लिए एलिमेंट्स बी आई जे हैं और उसकी कोटि m/n है। तब a माइनस बी का अर्थ है कि आप मैट्रिक्स ए के संगत अवयवों में से मैट्रिक्स बी के संगत अवयवों को घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो ए आई जे माइनस में बी आई जे, ठीक है, यानी आई और जे ये आपके पास दोनों में इक्वल रहेंगे और ये दोनों प्राकृत संख्याओं में से होंगे। तो ये आपके पास अंतर कहलाता है। तो अंतर ये जो प्राप्त होगी आपके पास ए आई जे माइनस बी आई जे, ये भी m/n क्रम की एक मैट्रिक्स होगी, यानी ए और बी मैट्रिक्स हैं तो उनका अंतर भी एक मैट्रिक्स ही प्राप्त होती है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कभी कभी दो मैट्रिक्स एक समान हो जाती हैं, जैसे ए में से आपको मैट्रिक्स ए घटानी है तो इट मीन्स आपके पास क्या बचेगा, जीरो। जीरो नहीं बचेगा, क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स घटाई जा रही है तो प्राप्त होने वाली यहाँ पर राशि है वो भी क्या होगी, मैट्रिक्स की फॉर्म में होगी। तो ये क्या है आपके पास, शून्य मैट्रिक्स है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि जीरो ना लिखेंगे, शून्य मैट्रिक्स। अब शून्य मैट्रिक्स के लिए कोटि है वो इधर के संदर्भ से होगी। यदि ए की कोटि 2/3 है तो यहाँ भी ओ की कोटि 2/3 हो जाएगी। ध्यान रखना, शून्य मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, ये तो बात हुई हमारे पास तीन प्रकार के संक्रियाओं की। एक और संक्रिया रहेगी है गुणन संक्रिया, उससे पहले हम करते हैं कुछ उदाहरणों की बात जो इन तीनों संक्रियाओं से और उनके गुणधर्मों से संबंधित हैं। एग्जाम्पल 6 देखिए, योग संक्रिया पर आधारित है, a प्लस बी पूछा जा रहा है, मैट्रिक्स ए मिली है बी मिली है, क्रम देखें तो 2/3 क्रम की है, ये भी 2/3 क्रम की है, समान क्रम की है, इसलिए योग के लिए अनुकूलनीय है तो योग हो जाएगा। तो हम a प्लस बी को ज्ञात करेंगे। तो हमने बताया था क्या होता है, संगत अवयव जुड़ जाते हैं। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव √3 है तो वो b की पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव 2 है उसके साथ जुड़ जाएगा। फिर नेक्स्ट पहली पंक्ति का दूसरा अवयव b की में पहली पंक्ति के दूसरे अवयव यानी √5 के साथ जुड़ जाएगा। फिर a की पहली पंक्ति का तीसरा अवयव b की पहली पंक्ति के तीसरे अवयव +1 के साथ जुड़ जाएगा। ऐसा ही नीचे होगा, 2 के साथ -2, 3 के साथ 3 और 0 के साथ में आधा जुड़ेगा। तो फाइनल हमारे पास जो मान होगा वो होगा √3 प्लस में 2, 1 प्लस √5 और 0, 0, 6 और 1/2। तो आई थिंक आप जोड़ना सीख गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। 7th क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो मैट्रिक्स ए मिली है जो कि 2/3 क्रम की है, मैट्रिक्स बी मिली है वो भी 2/3 क्रम की है। या 2a माइनस बी पूछा गया, एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 2a माइनस बी इट मीन्स मैट्रिक्स ए को हमें दो अदिश राशि के साथ में गुणा करके लिखना है
इसके अलावा जो मैट्रिक्स बी है उसे हमें माइनस से गुणा करके लिखना है। तो 3 -1 3 -1 0 2, ठीक है। या हम कर देते हैं इसे 2 से गुणा, तो ये 2 4 6। आपको समझाने के लिए इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, नहीं तो हम डायरेक्टली कर लेते। ये तो हो गया 2 से गुणा, इस माइनस को अंदर गुणा कर देंगे तो बाहर हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा -3। माइनस में 1 था तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 1 0 और माइनस का 2। और अब हम इनके संगत अवयवों को जोड़ देंगे, दो मैट्रिक्सों का योग हो गया है ये। तो 2 और माइनस का 3, -1 लिख दूँ 1, 4 और प्लस का 1, तो आपके पास 5 हो जाएंगे। 6 -3 प्लस के 3 आ जाएंगे। 4 में से हम 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएंगे। 6 में से हम 0 घटाएंगे 6 आएंगे। 2 में से माइनस के 2 को घटाएंगे तो प्लस में 4 हो जाएंगे। तो ये आपके पास 2a - b का हल होगा। ठीक, कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आगे 8वां एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 8 है जिसमें आपको दो मैट्रिक्स x और y ज्ञात करनी है। कह रहा है यदि x + y एक मैट्रिक्स मिली है और x - y दूसरी मैट्रिक्स मिली है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर क्या होगा, LHS में LHS वाली मैट्रिक्स जुड़ जाएंगी, RHS में RHS वाली। पहले हम जोड़ते हैं LHS वाली, x + y में जुड़ेंगी x - y की, और सामने 5 2 0 9, इसमें ऐड हो जाएगी 3 6 0 1। तो यहाँ हम देखेंगे तो हमारे पास जो मान बचेगा x और x, ये जुड़ करके तो हो जाएंगे 2x, और y से y मैट्रिक्स है वो कैंसिल हो जाएगी, या फिर आप y - y लिख सकते हो, उसकी जगह पर शून्य मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो मैं 2x ही छोड़ दूँ, या फिर आपको चाहें तो लिख लेना y - y। तो y - y एक शून्य मैट्रिक्स मिलेगी, यानी आपको ओ लिखना है कैपिटल। तो ये वैल्यू जब शून्य मैट्रिक्स आ रही है तो छोड़ी जा सकती है। इधर की बात करें हम तो संगत अवयव जुड़ जाएंगे, 5 और 3 8 हो जाएंगे, 2 और 6 भी 8 हो जाएंगे, 0 0 0 ही रहेगा, 9 और 1 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो आपके पास बाहर 2 है, हम इस 2 का यहाँ पे इधर भाग दे देंगे, तो ये बटे में 2 हो जाएगा। तो 8 8 0 10। तो क्या हुआ, यहाँ प्रत्येक अवयव 1/2 से गुणा होगा तो यानी सीधी सी बात है 2 का भाग लगेगा। तो 4 4 0 और 5, ये आपके पास मैट्रिक्स ए होगी। ठीक है, अब क्या करना है, सेम ऐसे ही जैसा पहले किया, पहले हमने जोड़ा, अब क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 1 में से 2 को घटाने पर 1 है आपके पास a प्लस एक्स वाई में है, x प्लस में y, और इसमें से हम घटाएंगे x माइनस के y को। तो x प्लस y के लिए जो मान था वो तो अभी अभी हमने ऊपर लिखा था 5209, उसमें से माइनस करना है 3601। इधर की हम बात करते हैं तो ये आपके पास x माइनस का x यानी 0 बन जाएगा, प्लस में y और प्लस में y। इधर देखेंगे हम तो 5 में से 3 घट जाएंगे 2 में से 6 घटेंगे माइनस का 4। अब डायरेक्टली घटा रहा हूँ भाई, 0 में से 0 घटाएंगे 0, और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ x माइनस एक्स भी शून्य मैट्रिक्स बन गई है, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो 2y का मान हमको मिल गया 2 -4 0 और 8। 2 का भाग दे देंगे हम तो हो जाएगा 1 -2 0 और 4। तो ये मैट्रिक्स y भी हमको प्राप्त हो गई है। इस प्रकार से हम x y निकाल सकते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिमार्क कर लें, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 9। सॉरी, ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 9 है, 8 हमारे पास बाय मिस्टेक छूट गया है। नीचे करा देते हैं हम 8 को। 8 में ऐसी कोई खास बात नहीं है, यहाँ पर भी x अवयव पूछा गया है। तो चलिए पहले 8 को देख लेते हैं हम। देखिए एग्जाम्पल 8 को कहता है यदि A आपके पास एक मैट्रिक्स है,
वो 3/2 क्रम की है। ऐसे एक मैट्रिक्स बी है, वो भी 3/2 क्रम की है। दोनों का योग संभव है क्योंकि ये समान क्रम के हैं, तो योग के लिए अनुकूलनीय है। तो प्राप्त होने वाली सामने जो मैट्रिक्स होगी वो भी कितने की होगी? 2/3 क्रम की ही होगी। यानी यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स एक्स लिखी हुई है इसका क्रम 2/3 क्रम का ही होगा। कहने का अर्थ यही है, क्योंकि ए और बी समान क्रम के हैं तो एक्स भी उसी क्रम की होगी, तभी योग संभव होगा। बताया था योग संभव तभी होता है जब दोनों मैट्रिक्स समान क्रम की हों। तो ए का जो क्रम है वही एक्स का क्रम है। अब दोनों को जोड़ रहे हैं तो इसलिए बी का भी क्रम वही है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ भी है ए का क्रम और बी का क्रम समान ही है, तो एक्स भी इसी क्रम की होगी, 3/2 क्रम की। तो हम जो दे रखा है ना हम उसे सोल्व करते हैं। क्या दिया? 2a प्लस में 3x इक्वल टू 5b। अब देखिए हमें x मैट्रिक्स को ज्ञात करना है तो यहाँ से 2a हटाना पड़ेगा। तो 2a कैसे हटाएंगे? हटाने का तरीका देखिए, पक्षांतर नहीं करेंगे। वैसे जनरली मैथमेटिकल रूल लागू किए जा सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में यही होगा। आप एक मैट्रिक्स में से एक मैट्रिक्स को ही घटाएंगे तो 2a को हटाने के लिए उसी में से 2a को ही घटा देंगे और प्लस में 3x। तो हम इधर भी घटा सकते हैं 5b में से 2a। जब हम 2a में से 2a को घटाएंगे तो यहाँ आपके पास शून्य मैट्रिक्स बचेगी, न कि जीरो बचेगा। क्या बचेगी? जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य मैट्रिक्स, जिसका क्रम वही 3/2 होगा। 3x इक्वल टू 5b। b की जगह पर हम मान रख सकते हैं क्योंकि b हमें दिया गया है। कितना है भाई? 2 - 2 4 2 -5 1, फिर है -2 और ए मैट्रिक्स के बारे में भी दिया गया है 8 0 4 -2 3 6। अब देखिए शून्य मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, हम पढ़ के आए हैं योग संक्रिया के लिए शून्य मैट्रिक्स एक क्या होती है? योज्य तत्समक मैट्रिक्स होती है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको 3x ही मिलेगा। अब यहाँ हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, 10 -10 और 20 10 माइनस में 25 और 5, और इसे हमें गुणा करना है माइनस के 2 से, तो हो जाएंगे माइनस के 16 0 माइनस के 8 प्लस के 4 माइनस के 6 और माइनस के 12। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे, यानी ऐड करेंगे जितने भी आपके पास संगत अवयव हैं उनको। 10 में -16 ऐड करेंगे, माइनस के 6 मिलेंगे। 10 में माइनस के 10 में 0 ऐड करेंगे, -10 ही मिलेंगे। 20 में -8 को ऐड करेंगे, प्लस के 12 मिल जाएंगे। 10 में 4 ऐड करेंगे, 14 मिल जाएंगे। और यहाँ माइनस के 25 में हम माइनस का 6 ऐड करेंगे, माइनस के 31 हो जाएंगे। और 5 में माइनस के 12 ऐड करेंगे, माइनस के 7 हो जाएंगे। हमें यहाँ से चाहिए x, तो हम 3 का दे देंगे इधर भाग, और जब 3 का भाग देंगे तो आपके पास ऐसे कैसे, क्योंकि अंदर तो सारी राशि ऐसी नहीं है जिनमें 3 का भाग चला जाएगा, केवल आप 6 और 12 में दे पाएंगे। इससे हमने 1/3 को बाहर ही छोड़ दिया है, बाकी -6 -10 12 14 -31 और -7, यह आपके पास मैट्रिक्स x होगी। ठीक है, जो उसी प्रकार से 3/2 क्रम की है। आप चाहें तो 3 का अंदर भाग देकर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां एग्जाम्पल है, निम्नलिखित समीकरण से x तथा y के मानों को ज्ञात कीजिए। समीकरण ने दी गई है, यहाँ पर 2 का मैट्रिक्सों का योग बराबर एक मैट्रिक्स के दिया गया है। सभी का क्रम 2/2 का है, तो बिल्कुल अनुकूलनीय है। हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी मैट्रिक्स में जोड़ देते हैं। 2x से गुणा होगा, 2x हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, ये 14 हो जाएंगे, ये आपके पास 2y माइनस के 6 हो जाएंगे। और इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे मैट्रिक्स 3 - 4 1 और 2 को, और सामने जो है वो एज इट इज़ 7 6 15 और 14। और एक बार हम फिर से इधर एक साथ लिखेंगे कंबाइंड ऐड करके, तो हो जाएगा 2x प्लस में 3, ये हो जाएगा 6 10 में से 4 घटा देंगे 6, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, और 2y -6 में से हम 2 कम कर देंगे तो -4 आ जाएंगे। और इधर आपके पास
7, 6, 15 और 14 होंगे। हम यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स समान है, संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो पहला ही एलिमेंट 2x + 3 है वो 7 के साथ बराबर होगा। इसके अलावा फोर्थ एलिमेंट 2y - 4 है वो 14 के साथ बराबर होगा। तो यहाँ से 2x = 4 मिलेगा आपको, व यहाँ से 2y = 18 मिलेगा। तो x की वैल्यूज यहाँ तो मिली 2 और y की जो वैल्यू है वो मिली हमारे पास 9। तो x y पूछे गए थे, प्राप्त हो गए हैं। 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। कहते हैं 2 किसान हैं, रामकिशन और गुरुचरण, केवल 3 प्रकार के चावल बासमती, परमल और नवरा की खेती करते हैं। दोनों किसानों द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री रुपए में दे रखी है और निम्नलिखित ए और बी अवयवों के द्वारा इनको व्यक्त किया गया है। सितंबर माह में बिक्री है वो मैट्रिक्स ए के द्वारा रिप्रेजेंट की गई है और किस रूप में है, बासमती, परमल और नवरा आपके पास ऊपर स्तंभों के रूप में लिखा हुआ है। तो पहली जो पंक्ति है वो रामकिशन के द्वारा बिक्री की गई है चावलों की, उनकी है, और दूसरी जो पंक्ति है वो गुरुचरण के द्वारा की गई बिक्री है। ऐसे ही अक्टूबर माह की भी लिखी हुई है सेम, पहली पंक्ति में रामकिशन के द्वारा और दूसरी पंक्ति में गुरुचरण के द्वारा की गई बिक्री है। ठीक है, यहाँ पर a - b लिखा हुआ है, ये a - b नहीं है, केवल b है। थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे, a - b ना होकर के क्या है, b। अब क्या पूछ रहा है, प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। यानी क्या पूछ रहा है, a + b पूछा गया है कि सितंबर और अक्टूबर माह की सम्मिलित यानी योग के रूप में दोनों का एक साथ इकट्ठा करना, संकलन करना, तो यानी क्या करना है, योग करना। तो आप मैट्रिक्स ए और बी का योग कर सकते हैं, आपके सामने है, आप योग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप करके देखेंगे इसे। सेकंड देखिए, नेक्स्ट है आपके पास वो सेकंड में कह रहा है सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी ज्ञात कीजिए। सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में कितनी कमी हुई है, ये सितंबर है, इसकी अपेक्षा अक्टूबर में कितनी कमी हुई, कमी ऋणात्मक से प्रदर्शित की जाती है। तो ए में से हम बी को घटा देंगे, तो ये घटाने का कार्य भी आप कर सकते हैं। फिर तीसरे में कहता है कि यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% का लाभ मिलता है तो अक्टूबर के प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को कितना लाभ मिलेगा। कौन से माह की बात हो रही है, अक्टूबर माह की, और अक्टूबर माह की मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, बी से। तो बी पर कितने प्रतिशत का लाभ है, 2% लाभ है। वो बी में जो बिक्री है उस बिक्री पर 2% का लाभ होता है। तो हम 2% को लिख सकते हैं b × 2/100, तो हो जाएगा 1/50, और b जो भी है आपके पास वो आप यहाँ लिख देंगे और उसमें 50 का भाग दे देना। आपके पास यहाँ रामकिशन के लिए, और यहाँ पर एक और बंदा है गुरुचरण सिंह, उसके बारे में जो लाभ होगा वो मिल जाएगा। और प्रत्येक किस्म के लिए अलग अलग हमारे पास लाभ की राशि प्राप्त होगी। आप एक साथ कंबाइंड में निकालना चाहते हो तो रामकिशन के लिए यहाँ आने वाले तीनों को जोड़ दीजिए और गुरुकिशन के लिए यहाँ आने वाले तीनों को जोड़ दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।